हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को परीक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है, एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। ये वर्डिक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जनरल स्टडीज़ का पेपर जो सेकंड है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नार्को टेस्ट होता क्या है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन इसको लेकर क्लियर हमको आइडिया नहीं लगता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इसकी बारीकी को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। जैसे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, PDF। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम है, यहाँ आ जाइए और यहाँ पे आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो जुड़ने की बात हुई। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे फाउंडेशन बैचेस, टारगेट बैचेस अवेलेबल हैं। लास्ट माइल सेल चल रही है, हैवी डिस्काउंट है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं वाई यूजिंग दिस कोड GRS लाइव और GRS लाइव GS लाइव। आप दोनों के थ्रू इनमें एनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं नार्को टेस्ट होता क्या है ना। इसको समझते हैं। देखो, पहली चीज तो ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नार्को जो परीक्षण है, इस परीक्षण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, इसको समझो। देखो, जब भी कोई अपराध ऐसा होता है जिस अपराध में हम ये पता नहीं कर पा रहे हो कि अपराधी कौन है, मतलब अपराध की संदिग्धता इतनी खतरनाक होती है कि हम पहचान नहीं कर पा रहे हो, या पुलिस ये सबूत नहीं जुटा पा रही हो, और पुलिस को लग रहा हो कि जो अभियुक्त है वह गलत बोल रहा है या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अभियुक्त मतलब वह व्यक्ति जिससे संबंधित ये केस चल रहा है। तो उसका अगर हम लाई डिटेक्टर कर लें या ऐसे कोई टेस्ट कर लें जिससे हम पता कर सकें कि मसला एक्चुअल में है क्या, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने जब भी कभी आर्टिकल 20 को पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 20 का जो सब आर्टिकल 3 है, ये सब आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिल जाता है एक टेस्ट का नाम यहाँ पे रहेगा ब्रेन मैपिंग, है ना। ब्रेन मैपिंग यहाँ पे की जाती है, ब्रेन मैपिंग। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लाई डिटेक्टर के बारे में सुना होगा कि हम लोग लाई डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, ब्रेन मैपिंग का यूज़ करते हैं, लाई डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे परीक्षण कैसे किए जाते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की नब्ज और इन सब के माध्यम से उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और अगर उसकी जो ब्लड है, उस ब्लड की स्पीड बढ़ रही है, मतलब उसकी नब्ज बढ़ रही है, या वो परेशान हो रहा है, इन क्रिया विधियों के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति सही है या नहीं है ना। जैसे जिसमें एक पॉलीग्राफी टेस्ट भी आता है, जिसमें पॉलीग्राफी आता है। तो पॉलीग्राफी की मैं आपसे बात करूं, ब्रेन मैपिंग की बात करूं, ये सब लाई डिटेक्टर टेस्ट है। इन लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या होता है, हम एक मशीन का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और इन उपकरणों के माध्यम से आपको ये समझो कि इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है ना। हिप्नोटाइज किया जाता है, और हिप्नोटाइज करके आपसे फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं, और सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपकी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी घटनाओं से वो कनेक्ट करते हैं, और उस अवस्था में लेके हमको आते हैं जहां हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम जब भूल जाते हैं तो उस घटना से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप परेशान होते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या आपको स्वेटिंग होने लगती है उस पर्टिकुलर शब्द के ऊपर, तो ये अंदेशा लगाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है उस क्राइम से संबंधित है, झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, एक्सपर्ट पैनल की परमिशन में या एक्सपर्ट पैनल की उपस्थिति में किया जाता है। इसी तरीके का एक शब्द होता है जिसको हम लोग नार्को टेस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। इसी तरीके का एक शब्द होता है जिसको आप लोग नार्को परीक्षण या नार्को टेस्ट कहते हैं। ये इनसे कैसे थोड़ा सा अलग होता है, देखो, जो नार्को टेस्ट होता है ना, इसमें हमको थोड़ा सा केमिकल दिया जाता है। आप ऐसे समझें, एक केमिकल, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं रसायन। ये रसायन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इस रसायन के माध्यम से हमको अचेत किया जाता है ना। अचेत मतलब एक ऐसी अवस्था जो आप
थोड़े सेंसिटिव नहीं होते, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता है। जैसे हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को हम शून्य कर देते हैं, मतलब उसको समझ में नहीं आ पाता है वहाँ पर हो क्या रहा है। तो केमिकल के माध्यम से हमको क्या किया जाता है, काइंड ऑफ हिप्नोटाइज किया जाता है। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि आपको सम्मोहित कर लिया है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वैसा ही बोल रहे हैं जैसा सही है। तो जब केमिकल के माध्यम से हमको अचेत किया जाता है तो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, ये जो क्षमता है, ये क्षमता प्रभावित होती है। और क्षमता प्रभावित होती है तो हम ज़्यादा नहीं सोच पाते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। और जब हमसे उस घटना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो हम एज इट इज जो आंसर है, मतलब वैसा का वैसा जो आंसर है वैसा का वैसा आंसर दे देते हैं, और इसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो जब अपराध बहुत ही संगीन होता है, अपराधी नहीं पकड़ में आ रहा होता है या सबूत नहीं मिल रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में जो अभियुक्त है उसका नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट किए जाते हैं। इसी को लेकर अपडेट आया है। अब जैसे मैंने आपसे बोला केमिकल दिया जाता है, सर वो केमिकल कौन से होते हैं, आप इन केमिकल के नाम देखिए। जब भी यहाँ पे केमिकल का यूज़ किया जाएगा, सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमिटल, ये 2 रसायन हैं। इन रसायनों का उपयोग करके आपको क्या करते हैं, अचेत अवस्था में रखा जाता है, और ये अचेत अवस्था में हमको सही बोलते हैं, इसीलिए इसको सत्य सीरम भी कहा जाता है, सत्य सीरम। और ये फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है। जैसे नार्को को डिफाइन करूँ तो फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इसको सत्य सीरम के नाम से भी जानते हैं। केमिकल के माध्यम से हमको हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज करने का मतलब बेटा क्या है कि हमको वश में कर लिया है। वशीकरण का मतलब क्या है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को लिमिटेड कर दिया है इस केमिकल के माध्यम से। फिर आपसे जो पूछा जाएगा आप वैसा का वैसा आंसर करेंगे। अभी हुआ क्या, उस रेफरेंस को समझो। बिहार का मामला है, इसमें अमलेश कुमार, बिहार सरकार 2025 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। इसमें हुआ क्या कि जो पटना हाईकोर्ट है, इस पटना हाईकोर्ट ने संबंधित जो गवाह थे, इन गवाहों के नार्को टेस्ट को अलाउ कर दिया। जब नार्को टेस्ट को अलाउ किया गया तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अलाउ किया और इसको कैंसिल कर दिया कि नार्को टेस्ट यूं ही नहीं कराया जा सकता। और नार्को टेस्ट को लेकर अपना जो रेफरेंस केस यूज किया, वो रेफरेंस केस है बेटा 2010 का सेल्वी वर्सेस कर्नाटका सरकार। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, जो भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 का वायलेशन है, जहां बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्रिवेसी जो है, इस प्रिवेसी का वायलेशन है। इसीलिए आप किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट ऐसे ही नहीं करा सकते। अब शायद आपको पूरा मसला समझ में आ गया होगा कि मसला क्या है। ये वाला जो मुद्दा है मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो समरी क्या है, समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 के मामले में ये बोला है कि नार्को टेस्ट बिना सहमति के कराना असंवैधानिक है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसको अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के गरिमा और व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये रीसेंट अपडेट बेटा कब का है, ये है 2025 का, अमलेश कुमार बनाम बिहार सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, पॉलिटी के हिसाब से, लॉ फील्ड के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। ये रेफरेंस केस भी आप लोग याद रखना, ये सेल्वी वर्सेस कर्नाटका 2010 का। यहाँ पर इसके बारे में बोला गया था 20/3 को लेकर कि हमें खुद के खिलाफ कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की सबसे पहले नार्को टेस्ट के बारे में। आप इसको समझ गए होंगे कि नार्को परीक्षण क्या होता है। आप समझ गए कि ये एक परीक्षण है, और इस परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो रसायन है, इन रसायन का उपयोग करके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम भी बताना कौन से रसायन है, इन रसायनों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की जाती है।
हिप्नोटाइज, या आप लोग कह सकते हैं उसको अचेत करने की कोशिश की जाती है, उसको अनकॉन्शियस मतलब स्थिति में लेके आया जाता है और फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो सोच समझ नहीं पाता है और उस घटना से संबंधित वो सभी बातें हमको बता देता है जो उसको पता है या उससे वो जुड़ा हुआ है या उससे उसने किसी से सुना है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेल्वी वर्सेस कर्नाटका सरकार या अमलेश कुमार बनाम बिहार सरकार, इन दो केसों की मैं आपसे बात करूं, जैसे सेल्वी वर्सेस कर्नाटका 2010, इस वर्डिक्ट की एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये टेस्ट आप करा रहे हैं तो पहली चीज तो सहमति होनी चाहिए। सहमति, अगर सहमति है, अगर कोई व्यक्ति अग्री है तो ये परीक्षण कराए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं, आप ये टेस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति असहमत है, अगर कोई व्यक्ति असहमत है, अग्री नहीं है, असहमत है, अग्री नहीं है, उस स्थिति में आप इन टेस्ट को नहीं करा सकते। ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इनको रोकने के सख्त आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। अब जैसे आप लोगों ने आर्टिकल 20 के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग आर्टिकल 20 की बात करते हैं, आर्टिकल 20 में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जैसे हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, है ना। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, है ना। कन्विक्शन अगेंस्ट क्राइम, है ना, क्राइम, ठीक। अब देखो, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण है तो यहां पे कुछ प्रावधान आपने पढ़े होंगे। जैसे एक आप पढ़ते हैं 20 का सब आर्टिकल 1, 20 का सब आर्टिकल 1, ये आपसे कहता है कि कानून का जो उल्लंघन है, कानून के उल्लंघन होने पर आप अपराधी माने जा सकते हैं। जब तक आपने वॉयलेशन नहीं किया है लॉज का, तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। ना पोस्ट ना फ्यूचर इफेक्ट इस पर वर्क करता है, ना तो पास्ट और ना ही पोस्ट, किसी भी तरीके का प्रभाव इस पर काम नहीं करता है। बस एक शर्त है कि अगर कोई कानून पूर्वगामी लागू हो रहा है तो वह प्रभावी माना जाएगा। कहने की बात क्या है, बात समझने की है कि जब तक कोई कानून वर्तमान में उपस्थित नहीं है और मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया है तो मैं अपराधी नहीं माना जाऊंगा। 20 का सब आर्टिकल एक ये कहता है, जैसे ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है और आज से 5 साल बाद उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लग जाता है, तो अभी जो मैंने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस किया था उसके बदले 50,000 रुपये मुझसे नहीं लिए जा सकते, वही लिए जाएंगे जो उस समय प्रावधान था। या चोरी करने पर पहले देश निकाले की सजा दी जाती थी तो वो अब लागू नहीं होगी क्योंकि वो पहले दी जाती थी, अब वह वैलिड नहीं है। तो 20(1) बताता है कि जब आपने कोई अपराध किया है उस समय कोई कानून उल्लंघन होना चाहिए, तब जाके आपको अपराधी माना जाएगा। 20(1) के बाद जब आप लोग बात करते हैं 20(2) के बारे में, जो 20 है, इस 20 के सब आर्टिकल 2 को जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपसे बोलता है कि जो एक अपराध है ना, इस एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है ना। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आप जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को एक बार जो अपराध किया है बार बार सजा दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की है और वो सजा काट के आ गया है तो वही रहेगी, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार जेल में उठा के डाल देंगे। और तीसरा जो पॉइंट है जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 20(3), ये हमको बताता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, है ना। गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी में सेल्वी वर्सेस कर्नाटका सरकार में वर्डिक्ट आया है कि लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सहमति के साथ अलाउ है। असहमति से आप इनको नहीं कर सकते, असंवैधानिक माना जाता है। और इसी तरीके का जो नार्को टेस्ट है उसको लेकर भी अमलेश कुमार बनाम बिहार सरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, उस पर भी आपसे कभी चर्चा करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है प्लीज़ अपने फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आपकी राय हमको जरूर बताइएगा क्या नार्को टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब देखो ये हमारे बैचेस हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एसआईपी चाहिए 2026 के लिए, तो जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। 5,499 रुपये से इसकी शुरुआत हो रही है, केवल कुछ दिनों तक ऑफर वैलिड है। प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच है P2I 2027 के लिए, 227 के लिए। जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप इसमें जुड़ सकते हैं 11,499 रुपये में, और जो 2028 का कोर्स है आप इसमें जुड़ सकते हैं मात्र 28,999 से जीआरएस लाइव कोड के साथ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके विचार हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।